हाय बच्चों, वेलकम टू CUET एट 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक वन शॉट को कवर अपने चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट देख लिया होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत डिटेल में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, राइट, जो इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे वन शॉट्स को देख सकते हैं, और वो भी हर टीचर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका चैप्टर नंबर 2 है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, जो है ग्रेट पर्सनालिटीज थे मैनेजमेंट की फील्ड में, और बेटा एक का नाम था हेनरी फ्योल और दूसरे का नाम था FW टेलर, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब इन दोनों लोगों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, और प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत दिए इन दोनों ने। और इन्हीं दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ना होता है। और जो मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही है, ये पहले मतलब ग्रेट पर्सनालिटी है हेनरी फ्योल, ये उनकी तस्वीर आपको यहां पे नजर आ रही है। तो चलिए इनके प्रिंसिपल्स को जानना शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। और हां, कल को तुम अगर, है ना, किसी मैनेजरियल पोस्ट पे जाओगे तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने काम को बहुत स्मूथ कर सकते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, राइट बच्चा पार्टी। तो चलो यार शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के हम लोग ये सारी चीजें। और सबसे पहले आते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो बेटा, हेनरी फ्योल की ये थोड़ी सी ओल्ड एज की तस्वीर है। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था और देहांत यानी कि डेथ हुई थी 1925 में। हेनरी फ्योल फ्रांस के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में डाला था। अब देखो, इनकी किताब थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये किताब जो आई थी बच्चा पार्टी, ठीक है, ये आपकी आई थी। एंड इसी किताब के आने के बाद भाई, जो आपके हेनरी फ्योल हैं, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का खिताब भी मिल गया था। ये कौन थे भाई? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो यहां पे आप लोग नोट कर सकते हो, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और FW टेलर बन गए थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। अब इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जब दिया तो दो बातें लोगों से कही, ठीक है। वो दो बातें क्या है भाई? इन्होंने कहा कि देखो, जो मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये दे शुड नॉट बी लॉन्ग, मतलब इनको आपको रिजिडली फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ पे फॉलो नहीं करना है। मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सजेशन देते हैं। किसको सजेशन देते हैं? मैनेजमेंट को सजेशन, जो है सजेशन देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सजेशन देते हैं। अब अगर आप अगर एक मैनेजर हो, अगर आपको वो सजेशंस मानने हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मानने हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सजेशन देने का काम ये लोग करते हैं। इनका काम है बेसिकली सजेशन देने का। और इनके प्रिंसिपल्स सिद्धांत है जिसको फॉलो करके आप अपनी मैनेजरियल स्किल्स को बेटर कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। बट हाँ, ओनली सजेशन इज देयर। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि समय के हिसाब से बदले जा सकते हैं, रिजिड नहीं है। सेकेंडली, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल बट एंड नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, मेरे प्रिंसिपल जो है भैया ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप इनको सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन देम इन केस ऑफ एनी नीड। समझ गए ना बात को? तो देखो बेटा, साइंस के जो प्रिंसिपल है ना वो बहुत रिजिड है, मतलब एक बार जो साइंस के प्रिंसिपल आ गए तो वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये कहा जा रहा है कि ये चेंज हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, इतने रिजिड नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल की, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा, यहां पे हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं? देखिए, यहां पे हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि काम को बांट दो, डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल है, अगर आप आसान भाषा में समझेंगे ना तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना, याद करना, लिखना, सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। काम को बांट दो। सर, काम को बांटने से क्या होगा? सिंपल है, एक बंदा एक समय पे एक काम करेगा, उसके ऊपर एक काम का लोड रहेगा। जैसे मेरा समय एक, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिजनेस स्टडीज, मैं एक समय पे एक काम कर रहा हूं,
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहां पे कहा जा रहा है कि जब एक एम्प्लॉय को कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, तो वो उस टास्क में ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर्सन 1 टाइम 1 टास्क, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हो। यहां पे कहा जा रहा है कि एक इंसान को एक समय पे एक ही टास्क दिया जाए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉय है वो उस एक काम में ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा, और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आप डॉक्टर होता है बेटा, ठीक है, तो डॉक्टर जब आप कोई डॉक्टर बनता है ना, तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट के डॉक्टर बनते हैं। अब हार्ट सर्जन होगा, वो हार्ट का इलाज करेगा। कोई जो है ऑर्थो का सर्जन होगा, वो हड्डियों का इलाज करेगा। कोई ईयर सर्जन होगा, आई सर्जन होगा, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से। जब एक डॉक्टर ना बेटा सालों साल एक ही बॉडी पार्ट पे काम कर रहा होता है, उसमें प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, हिंदी में कहें तो माहिर हो जाता है। करेक्ट है बात? तो यही कहा जा रहा है कि भाई एक इंसान को एक समय पे एक काम दिया जाए। अब जब आप कहोगे सर जब एक इंसान को एक समय पे एक काम देंगे तो मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे? मत करो ना, यही तो हेनरी फ्योल कह रहे हैं। मैनेजमेंट से हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को एक समय पे एक काम दो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करवाओ, क्योंकि जब मल्टीटास्किंग होती है तो एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, जहां पे लोगों को एक ही समय पे बहुत सारे काम दिए जाए, ऐसा मत करवाओ। दैट इज नॉट राइट। इन दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। अब इस प्रिंसिपल के अंदर करते क्या है, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े काम है ना, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और लोगों को बांट देते हैं। तो वही लिखा हुआ है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हो कि एक काम था, ठीक है, वो 3 लोगों में बटा, जो सबसे बड़ा काम था, और फिर इन 3 लोगों ने वो काम आगे 3 लोगों में बांटा। अब आप बात समझ रहे हो? तो हर इंसान का अपना अपना एक काम होता है। जो आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में चीजें पढ़ी थी ना, वो यहां पे आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि भाई काम को बांट दो, अकेला आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। इसे ही कहते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए आएंगे बेटा अपने सेकंड प्रिंसिपल पे, जो कि बात करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सर अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बता देता हूं डिटेल में, सुनिए बात ध्यान से। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू कमांड। क्या होता है? पावर टू कमांड, कमांड देने की पावर, इसका मतलब होता है अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, obligation to परफॉर्म अ टास्क। देखो बेटा अथॉरिटी में ये कहा जा रहा है, जैसे मेरे पास अथॉरिटी है आपको कमांड करने की, कि मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको। अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैं किसी को कमांड दे सकता हूं, मेरे पास ये पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाए तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई मैंने पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, तो यानी कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। करेक्ट है। अब यहां पे हेनरी फ्योल डेफिनेशन नहीं बता रहे इन दोनों की। हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, कोई काम देते हैं ना करने के लिए, तो साथ ही साथ उसको अथॉरिटी भी दीजिए, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे बेटा यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ये मैनेजर है और मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं, मैनेजर साहब अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, तो उसको साथ में अथॉरिटी भी दीजिए, उसको पावर भी दीजिए काम को करने की। साथ ही साथ जब आप किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हो, तो सबऑर्डिनेट क्या हो जाता है भैया, अकाउंटेबल हो जाता है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। अब देखिए मैंने आपको अथॉरिटी दी, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे जवाब दें कि काम अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। बेटा इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलने चाहिए। इट मींस दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। इसका क्या मतलब है कि जब एक इंसान को एक काम दिया जाए तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है उस पर्टिकुलर काम के लिए। It means that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the assigned task, this can be possible. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तभी निभा सकता है जब उसको sufficient authority दी जाए।
ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे कोई काम मिला है कि हाँ भाई आपको ना बाकी के 10 लोगों से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करवाना है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम अपना अच्छे तरीके से करें। तो बेटा जब आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो मुझे अथॉरिटी होनी चाहिए उन बाकी 10 लोगों को ऑर्डर देने की या उनसे किसी भी तरीके से काम निकलवाने की, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है तो अथॉरिटी भी मेरे पास होनी चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। बस यही कहा जा रहा है इस हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। बेटा डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बहुत सिंपल है, आप लोग जानते ही हैं, है ना भाई। आर्मी में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह आप डिसिप्लिन देखने को मिलता है। डिसिप्लिन में बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, है ना, या जो भी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं या जो भी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट है, उनको दोनों लोग माने, चाहे वो सुपीरियर हो और चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। यानी कि चाहे कोई मैनेजर हो वो भी नियमों का पालन करेगा, कोई एम्प्लॉय है वो भी नियमों का पालन करेगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से नियम नहीं बदलते हैं, नियम सबके लिए एक रहेंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि सुपीरियर हो और चाहे सबऑर्डिनेट हो, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में यही कहा जा रहा है कि देयर शुड बी फेयर agreements between the employer and employee and they should be obeyed by both superior and subordinate। ठीक है, हर लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स हो जो सबऑर्डिनेट्स को देखे, उनके काम को मैनेज करे। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, ठीक है। और देखिए इसमें एक लाइन आती है कि डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, मैं आपको 3 कीवर्ड्स यहां पे देता हूं, आप यहां पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे ये कह रहे हैं पहला कीवर्ड कि गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। ठीक है कि भैया डिसिप्लिन में ये कहा जा रहा है कि हर लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स हो। पॉइंट नंबर 2, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो, मतलब किसी को एग्रीमेंट्स में कोई डाउट ना हो, जो एग्रीमेंट किया जाए वो क्लियर हो और फेयर हो। और अगर देखिए डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो अनुशासन को तोड़ने वाले भी हैं। अब जो अनुशासन को तोड़ेगा, जो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, उसका चालान तो कटेगा। जो बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाएगा, उसका चालान तो कटेगा। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा उस पर लगेगी पेनल्टी। तो यहां पे तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। और बेटा ये सारी लाइंस जो हैं वो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगी और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा जब भी आप इस वन शॉट को देख रहे हैं। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, जुडिशियस, फिर आपका आता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, फिर आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज कि भैया रूल्स का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चा पार्टी। अच्छा, अब यहां पे यार देखिए एक चीज, हाँ मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा था, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे भी आएंगे, बट मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा था कि यार देखो वही चीज है ना कि अगर मैं मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं, आर्मी तो है ही है, हमारी इंडियन आर्मी तो है ही है भैया, डिसिप्लिन में रहना, सुबह उठना, फिर दिन भर मेहनत करना, शाम को टाइम से सोना, है ना, इनका खाने का टाइम भी फिक्स है, दौड़ने का टाइम भी फिक्स है, सारे काम करने का टाइम यहां पे इनका फिक्स हो जाता है। बेटा देखिए डिसिप्लिन, जब आप, मैं कहता हूं ना, जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं ना तो स्कूल लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं, जैसे अगर आप कॉलेज जाओगे ना, उतना डिसिप्लिन नहीं मिलेगा। एग्जांपल कि भैया कॉलेज में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्लास की नहीं की। स्कूल का क्या है, अपना एक टाइमिंग है ना, अपना लौटने का एक टाइमिंग है। बट होता क्या है, हम स्कूल में तो बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं क्योंकि वहां पे हमसे डिसिप्लिन फॉलो करवा लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है ना यार सेल्फ स्टडी की, तो बच्चों से डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई को अच्छे तरीके से करेंगे। एंड दैट इज वाई बेटा आपको हमेशा एक कुछ ऐसे मेंटोर्स की जरूरत है थ्रू आउट योर क्लास 12th जर्नी, थ्रू आउट योर सीयूईटी जर्नी, कि जिनसे आप रेगुलरली क्लासेस ले सके और सीयूईटी तक मजेदार तरीके से पढ़ सकें, मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकें। तो बेटा उसके लिए ना, जैसा कि मैंने आपको पिछले वन शॉट में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि महापैक वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि महापैक में मिल जाते हैं सारे बैचेस के एक्सेस।
ठीक है, तो आप बिल्कुल YouTube से पढ़ाई करिए, कोई इशू नहीं है, बट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अब देखो YouTube पे क्या होगा, ऐड चल जाएगा, मेरी वीडियो के नीचे कोई और वीडियो आ जाएगी, कोई शॉर्ट आ जाएगा, आप घंटों स्क्रॉलिंग करते रहोगे। ठीक है, बट जब आप एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में होते हो जहां पे आपके जैसे और भी व्यूअर्स होते हैं और लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, तो उससे ज्यादा बेस्ट आपके लिए इस समय कुछ नहीं होगा कि जो आपका शाम का टाइम है ना, जो आपका छुट्टियों का टाइम है ना, वो आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो दैट इज वाई महापैक आपको ऑफर किया जा रहा है, एंड महापैक के अंदर हर बैच का एक्सेस मिलेगा CUT 2025 का एग्जाम हो जाने तक, राइट। तो महापैक में बिना कुछ सोचे विचारे बिल्कुल मतलब ये ना कि हाँ यार परचेज कर लिया और पढ़ना शुरू कर रहे हैं पहले ही दिन से, तो बेटा आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। एंड इनरोलमेंट करने के लिए मैंने आपको कूपन कोड पहले ही बताया था, दैट इज Y769, जिसका इस्तेमाल करके आपको सारी चीजें करनी है। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में ना मैं क्या करूंगा, आपको महापैक कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीजें बता दूंगा। फिलहाल इसके फीचर्स बता देता हूं। बेटा आपको CUT के सारे बैच मिल जाएंगे, टॉपर से मेंटोरशिप मिल जाएगी, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे और किताबें मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको महापैक के अंदर मिल जाती हैं। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यहां पे हेनरी फेयोल ये कह रहे हैं कि देखो भैया, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, अलग अलग लोग एक इंसान को ऑर्डर ना दें। अब इससे क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, एग्जांपल देना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए ये एक HR मैनेजर है और इनके पास एक फोन आता है मार्केटिंग मैनेजर का। मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं यार हाँ सुनो, हाँ 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 वो ना फ्रेशर को हायर कर लो, और या एक काम करो 2 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को आप हायर कर लो और मतलब नौकरी पे रख लो, और सैलरी 50,000 रुपए तक ऑफर कर सकते हो पर मंथ। ठीक है, मान लीजिए ऐसा मार्केटिंग मैनेजर ने HR मैनेजर को फोन करके कहा। HR मैनेजर ने कहा ठीक है भैया, ओके कोई दिक्कत नहीं। HR मैनेजर जा ही रहा था लोगों को हायर करने, तब तक भैया फाइनेंस मैनेजर का कॉल आया। फाइनेंस मैनेजर ने कहा हाँ भाई HR क्या हाल चाल है। HR ने कहा सर सब बढ़िया है, बताइए सर क्या आज्ञा है। फाइनेंस मैनेजर ने कहा यार कंपनी के पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, काम करो फ्रेशर को हायर करो, जो लोग बिल्कुल भी एक्सपीरियंस वाले नहीं होते, और उनको 20,000 रुपए से ऊपर की सैलरी मत देना। अब देखो बेटा, आप HR मैनेजर हो, बताओ आप क्या करोगे। यू आर HR मैनेजर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या करोगे। कंफ्यूज हो गए ना। मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है भैया 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा लो, 50,000 रुपए सैलरी दो। फाइनेंस मैनेजर कह रहा है भैया फ्रेशर को लो और 20,000 रुपए सैलरी दो। अब ये HR का जो एम्प्लॉय है वो बड़ा कंफ्यूज कि किसकी बात मानूं। वही कहा जा रहा है बेटा, एक सबऑर्डिनेट को 2 अलग अलग सुपीरियर्स ऑर्डर नहीं देंगे, एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक सुपीरियर ऑर्डर देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में केओस कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। According to this principle of unity of command, an individual employee should be receiving orders from only and only one superior at a time. एक समय पे एक superior order देगा, and that employee should be answerable only to that superior. और मान लीजिए अब HR मैनेजर का फाइनल हो गया कि वो मार्केटिंग मैनेजर की ही बात मानेंगे, तो HR मैनेजर फाइनेंस मैनेजर का कैंसिल हो गया, तो HR मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को ही अकाउंटेबल होंगे। जो HR का एम्प्लॉय है, मैनेजर नहीं, जो HR का एम्प्लॉय है वो मार्केटिंग वाले को ही क्या होगा, आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा। अब वो फाइनेंस वाले से कोई बातचीत नहीं करेगा। समझ गए ना बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वही सारी चीजें कि भैया कंफ्यूजन को खत्म करना है और सारी चीजें हमें एक इंसान को एक ही मैनेजर से समझनी है। पॉइंट नंबर 2, मतलब अगला प्रिंसिपल है इसी में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो 3-4 लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग यूनिट्स एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, अलग अलग यूनिट्स एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, इन दैट केस देयर शुड बी वन हेड। ठीक है, तो भैया एक हेड होना चाहिए फॉर वन प्लान, एक प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हां एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती हैं, एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है भाई, काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक हेड हो एक प्लान का, जिसके एक ऑब्जेक्टिव हो। देखिए भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन प्लान एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है अचीव करने का, काम तो अलग अलग हो सकते हैं।
और एक हेड है उस पूरे प्लान का। इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की भैया सारे लोग जब एक हेड की बात मान के आगे बढ़ेंगे तो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, डायरेक्शन यानी कि दिशा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अब आप पूछोगे सर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फर्क क्या रह गया है? बेटा यूनिटी ऑफ कमांड में एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे, वन वन की बात हो रही है, वन वन। लेकिन यहां पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि भैया अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सेम ऑब्जेक्टिव है ना, तो एक हेड आगे बताएगा क्या करना है, अलग अलग लोग नहीं बताएंगे। तो ये डिफरेंस है ना। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ ऑर्डर लेने की बात हो रही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ने की, एक पर्टिकुलर प्लान पे काम करने की बात हो रही है। वहां पे सिर्फ ऑर्डर लेने की जो है ऑर्डर लेने की और ऑर्डर देने की बात हो रही है। अब अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो दो चीजें होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। पहले तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है, ठीक है, और दूसरा यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहता है कि सबको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कोई अलग अलग भाग नहीं रहा होता है, सब अपना दिया हुआ काम, बताया हुआ काम ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके सर, आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। आप मुझे बताइए, आप एक कंपनी के मालिक हैं, कंपनी चला रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा या किसी एक व्यक्ति का फायदा या किसी एक पर्सन का फायदा? आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो उसके अंदर जितने लोग होंगे सब ग्रो करेंगे। तो एक आदमी के फायदे को आप पहले नहीं देखोगे, पहले आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को देखोगे। करेक्ट है, दोनों को अलग अलग रखोगे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल इंटरेस्ट बड़ा है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट छोटा है, कह सकते हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकते हैं। पहले जनरल इंटरेस्ट को आप कवर करोगे, उसके बाद आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कवर करोगे। क्या हम ये कह सकते हैं? 100% कह सकते हैं। बस यही हेनरी फ्योल भी कह रहे हैं कि देखो भैया, जनरल इंटरेस्ट पहले, अगर कोई इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जनरल इंटरेस्ट में, तो उसको रिकंसाइल कर दो, उसको भेज दो, उसको भी जनरल इंटरेस्ट में भेज दो। देखो यहां पे ये व्यक्ति हैं, देखिए शर्ट वर्ट पहन के खड़े हुए हैं, ये कह रहे नहीं भैया मैं है ना, पहले इनका कह रहे हैं मैं। तो यहां पे ना ये मैं की बात कर रहे हैं कि आई यानी कि मैं, और इनको कहा जा रहा है देखो भैया वी की बात करो यानी कि हम। समझ गए? तो ये कहानी है, ठीक है ना। आई को छोड़ो, मैं को छोड़ो, वी की बात करो, हम की बात करो। तो इनको इधर भेजने की बात हो रही है कि अकेले ना खड़े रहें, सबके साथ मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं पढ़ के। कह रहे हैं भैया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फेल्स 14 एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर एनी इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जब एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से, तो उसको सबऑर्डिनेट कर दो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। समझ गए ना बेटा? जब एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के उल्टा चलने लगे, कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, तो उसको सबऑर्डिनेट कर दो। उसको यह बात समझाओ कि नहीं बेटा, पहले तुम नहीं, पहले हम, तुम्हारा इंटरेस्ट भी पूरा होगा। पहले कंपनी का बेनिफिट देखेंगे, पहले ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखेंगे, पहले सबका बेनिफिट देखेंगे। जब मौका मिलेगा तो तुम्हारा भी देखेंगे। ये उस बंदे को समझाना पड़ेगा। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइंड वेज टू रिकंसाइल द टेंशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैनेजमेंट को तरीके ढूंढने पड़ेंगे टेंशन को कम करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में और एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में। ठीक है, समझ गए ना कि भैया यहां पे हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं? हेनरी फ्योल कह रहे हैं मैनेजमेंट से कि देखो भैया, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि इंडिविजुअल अलग खड़ा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे तरीके ढूंढो कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से रिकंसाइल किया जा सके। और सिंपल सी बात है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को मिलेगी, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, ओके, चलिए, है ना, डन है मामला। आगे देखते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है भाई? अगला प्रिंसिपल है भैया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हो पैसा पैसा पैसा। ठीक है, देखो यहां पे यार सिंपल सी बात ये कही जा रही है, हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि भैया जिससे काम करवा रहे हो
जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको पैसा दो, और पैसा मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम किसी को कम देते हो ना पैसा, तो मोटिवेटेड रखने में दिक्कत होगी। अगर कोई इंप्लॉई है और वो जितना काम कर रहा है तुम उसको उतना पैसा नहीं दे रहे, तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की भी यहां पे बात जो है भी हो जाएगी। देखिए हेनरी फ्योल का ये जो प्रिंसिपल है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस। बेटा फेयर वेजेस का मतलब समझ रहे हो, जो मार्केट में उसे मिलना चाहिए वो आप भी दीजिए, जो वो काम कर रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को पैसा कम देती है, तो उससे वर्कर्स जो है स्ट्रगल करते हैं मोटिवेट रहने के लिए। भाई कोई इंप्लॉय है और अगर उसे पैसा कम मिल रहा है ना, तो वो ज्यादा दिन तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएगा, तो वो फिर अपने काम में काम चोरी करने लगेगा। और अगर रुक भी गया तो काम नहीं करेगा, और वैसे तो ज्यादा लंबा रुकेगा ही नहीं। क्वालिटी वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे अगर आप उनको मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे। और मोटिवेशन का सबसे बढ़िया साधन क्या है, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? सैसा। ठीक है, कि जो बंदा काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलता रहे। अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करता हूं बेटा, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है। सर आप हमको डिटेल में कब पढ़ाओगे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? बता दे रहा हूं अभी से ही। डायरेक्टिंग वाला जो वन शॉट आएगा ना, उसमें पढ़ लेना। जो डायरेक्टिंग वाला वन शॉट आएगा उसमें पढ़ लेना बहुत डिटेल में। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये उसी टॉपिक का हिस्सा है। फिलहाल फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जिसमें पैसा इंक्लूड हो, नॉन फाइनेंशियल वो होते हैं जिसमें पैसा इंक्लूड ना हो, जैसे कि जॉब इनरिचमेंट, और फाइनेंशियल जैसे कि सैलरी। सिंपल। तो भैया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सिंपल यही कहा जा रहा है कि भैया पैसा दो, ठीक है ना, उसको जितना वो काम कर रहा है उतना पैसा देते रहो। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है भैया हमारा? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को समझना बहुत ईजी है। सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है सारी पावर एक के पास, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, ये हूं मैं, ये मैं हूं, और सारी पावर ऑर्गेनाइजेशन की मेरे ही पास है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पत्ता भी हिलेगा ना, परिंदा भी पर मारेगा तो मुझसे पूछ के ही मारेगा, ऐसे नहीं मार सकता। ये होती है बेटा सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर्स बांट देना। क्या कर देना सर? सारी पावर बांट देना। तो ये देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या किया आपने? पावर अपने पास रखी, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सबको बांट दी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? बेटा डिपेंड करता है वो बहुत सारी चीजों में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, अगर आप सब कुछ अकेले मैनेज कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर लो। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी पावर्स बांटनी पड़ेंगी, क्योंकि यू कैन नॉट टेक डिसीजन हर चीज के रिगार्डिंग। आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, अकेले नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपके लिए डिसीजंस ले सही समय पे सही, ठीक है। देखिए तो वही है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने क्या कर लिया बेटा? अथॉरिटी को कंसंट्रेट कर लिया। समझ रहे? रिजर्वेशन समझते हैं, जैसे ट्रेन में नहीं कराते सीट का रिजर्वेशन, वैसे यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा? रिजर्वेशन हो रहा है। और आपको मैं दो कीवर्ड्स देता हूं बहुत मजेदार, ये देखिए। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की सारी पावर टॉप लेवल के पास आ गई। इट इज सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पे आप सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्वेशन कर रहे हैं अथॉरिटी का। रिजर्वेशन यानी कि हमारे ही पास और किसी के पास नहीं जाएगी। विद इन द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया जो सेंट्रल पॉइंट्स है ना, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, जिनके अराउंड सारी चीजें हो रही हैं, सारी पावर उन्हीं के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? पावर बांट दी गई। बांट दो भाई, सारी पावर अपनी बांट दो। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्पर्सल का मतलब होता है सबको बांट दो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये एक तरीके का सिस्टमैटिक एफर्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, लोवेस्ट लेवल्स तक पावर डेलीगेट करने का। अब इसका फायदा क्या होगा? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बनती जाएगी। अब अकेले आपके पास पावर नहीं होगी, जब और लोगों के पास पावर होगी तो वो सही समय पे डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ ऐसी पावर्स टॉप लेवल के पास होंगी जो उनके पास होनी चाहिए, बाकी सारी बांट दी जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं बेटा टाटा की। टाटा आप जानते हो हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा का नेटवर्थ, टाटा कंपनी का नेटवर्थ पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हो गया था एक समय पे, अभी भी शायद होगा।
बहुत बड़ी कंपनी है, रतन टाटा जी मालिक हैं, सारे डिसीजन अकेले ले रहे हैं क्या? ना, नहीं ले सकते बेटा, इतनी बड़ी कंपनी है, कहां से सारे डिसीजन अकेले ले लेंगे, हो ही नहीं सकता। तो सिंपल है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन तक भी आप बात समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सर जी स्केलर चेन की। स्केलर चेन क्या है सर? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, स्केलर चेन मैनेजमेंट का वो प्रिंसिपल है जहां पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बेटा अर्थ के अराउंड वो नहीं है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कायदे से तो वो लाइनें हैं नहीं, लेकिन मानी तो जाती है ना, इमेजिनरी लाइंस है। स्केलर चेन भी बिल्कुल वैसे ही है। स्केलर चेन एक तरीके की लाइन है जो बनाई गई है, एस्टैब्लिश की गई है, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन डाउन। मैनेजमेंट के हाईएस्ट लेवल्स से लेके मैनेजमेंट के लोवेस्ट लेवल्स तक एक लाइन बनाई गई है, लाइन पीछे दिख रही है, इसे ही कहते हैं स्केलर चेन। अब इस स्केलर चेन के मॉडल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैनेजमेंट का कोई भी इंसान कम्युनिकेट कर सकता है या तो अपने एक सुपीरियर से या तो अपने एक सबऑर्डिनेट से। कम्युनिकेट विद ओनली दोज डायरेक्टली अबव और बिलो देम। जैसे मैं हूं तो मैं या तो अपने सुपीरियर से बात कर पाऊंगा या तो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर पाऊंगा, और किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। अब इसी लॉजिक को जरा एक बार इस डायग्राम से पढ़ के देखते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन है आपको दिख रही है, ये स्केलर चेन है, और ये जो येलो कलर की लाइन है, ये गैंग प्लैंक है। देखते हैं। देखिए डी को कोई बात कहनी थी जी से, तो डी ने सी से कहा क्योंकि वो एक सुपीरियर से बात कर सकता है। सी ने बी से कहा, बी ने इसकी बात सुनी और ए को बताई, ए ने बी की बात सुनी, ई को बताई, ई ने बात सुनी ए की और एफ को बताई, एफ ने ई की बात सुनी और जी को बताई। करते 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 बात जी तक पहुंची। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ जी, स्केलर चेन का एक डिमेरिट है कि इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग स्केलर चेन को फॉलो करने में कई बार हो जाती है, फैसला लेने में बहुत देरी हो जाती है। लेकिन 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 आप इस स्केलर चेन को तोड़ भी सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी का केस हो, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का केस हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का केस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस बन जाएं, देन डी जी से डायरेक्टली बात कर सकता है। येलो कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। यानी कि इन दैट केस जब इमरजेंसी की बात हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात हो, तो डी कैन टॉक डायरेक्टली विद जी। ओके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसे ही गैंग प्लैंक कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाट स्केलर चेन इज। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आएंगे बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ऑर्डर। तो देखो भैया, यहां पे ये कहा जा रहा है, हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि हर कंपनी में हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, पहले तो ये लिख देता हूं कि हेनरी फ्योल यहां पे ये कह रहे हैं कि देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की अपनी एक जगह सेट होनी चाहिए, है ना, एंड एवरीथिंग should be in its place। और हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए। हर चीज की अपनी एक जगह हो, जैसे हमारे घर में होती है, और हर चीज अपनी ही सही जगह पे मिले। यहां पे यह भी कहा जा रहा है कि पीपल एंड मटेरियल्स, हेनरी फ्योल देखो यहां पे क्या कह रहे हैं कि चाहे लोग हो और चाहे मटेरियल्स हो, मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस, मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस। कि चाहे लोग हो चाहे मटेरियल हो, वो अपने सूटेबल प्लेस पे मिलना चाहिए, और सूटेबल प्लेस पे मिले और वो भी एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाए। ठीक है, ताकि भैया एफिशिएंसी को बढ़ा सके। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई टूल्स ढूंढ रहे हैं, अब सब लोग टूल ही ढूंढ रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट होगा भैया। अगर पता होगा कि टूल रखने की सही जगह यही है, तो जाएंगे उस जगह पे, टूल उठाएंगे और यूज करेंगे। अगर यही नहीं पता होगा कहां रखा है, तो फिर दिक्कत है। तो सिर्फ ये भी इसमें जोड़ लीजिए कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चीजें मिल जाएं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एप्रोप्रिएट टाइम पे सारी चीजें मिल जाएं फॉर
मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सारी चीजें अप्रोप्रिएट टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर का प्रिंसिपल कहते हैं। अब जितना तो मैंने लिख दिया उतना समझा दिया, अब जो लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर। एक कंपनी के अंदर सही तरीके से ऑर्डर चलना चाहिए, हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए, चाहे वो लोग हो, मटेरियल्स हो, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी रहेगी। जब आपको कोई चीज में, किसी चीज में टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको हर चीज अपने सामने नजर आएगी, तो आप भी अच्छे तरीके से काम करोगे, है ना। तो इसमें दो फायदे भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दो फायदे ये हैं, फायदा नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई केओस नहीं होगा, सब कुछ स्मूथली चलेगा। तो नो केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग विल रन स्मूथली। करेक्ट है। आप इन सब कीवर्ड्स को जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए, लिख लेना कि देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एंड दे शुड बी अवेलेबल एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक क्वालिटी के प्रिंसिपल की। देखिए यहां पे सिंपल से यही बात कही जा रही है जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि देखो भैया, इंडियन सिटीजन्स में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, रूप, कलर, जाति, रिलीजन, किसी के बेसिस पे। वी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस, कलर, किसी भी लैंग्वेजेस नोन, किसी भी बेसिस पे हमें कोई डिफरेंस नहीं है। वी ऑल आर इक्वल कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। यही कहा जा रहा है हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल में कि एक मैनेजर को, मैनेजमेंट को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कि ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सबको इक्वली ट्रीट करो, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करनी पड़े, है ना। अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस होगा तो फिर ये दिक्कत वाली बात है ना। ज्यादा अच्छी चीज ये है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो काइंडलीनेस से और जस्टिस से सारी चीजों को संभाले, ठीक है। अगर आप किसी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो जिस बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ज्यादा दिन तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएगा एंड फिर उसके काम में वो चीजें रिप्रेजेंट होने लगेंगी। समझ गए बच्चों इक्वालिटी का प्रिंसिपल, कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे बंदे इक्वल हैं, सारे बंदे अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहां पे ये कहा जा रहा है, देखिए हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि जो इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आए ना, वो रुके, करे। हर इंसान को रिजल्ट्स शो करने का टाइम मिलना चाहिए एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में यह कहा जा रहा है कि एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि एक इंसान तब बहुत अच्छा करता है अपने काम पे जब उसको यह पता हो कि उसको कहीं भी निकाला नहीं जा रहा है, हिज जॉब इज सिक्योर, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की भावना रहेगी ना यहाँ दिमाग में, ठीक है, मन में भावना रहेगी, दिमाग में रहेगी ये बात की जॉब सिक्योर है, तो आप अच्छे तरीके से काम करोगे, ऐसा हेनरी फ्योल कह रहे हैं। और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करें। यहां पे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, जब स्टेबिलिटी होगी, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे और टिकेंगे और काम करेंगे, तो लेबर टर्नओवर आपका कम होगा। और लेबर टर्नओवर कम ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए। अगर लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है यानी कि बहुत खराब सिचुएशन है, कम है लेबर टर्नओवर यानी कि बहुत अच्छी बात है, हमारे यहां जो आता है वो रुक के काम करता है। इससे कंपनी के खर्चे भी बचते हैं। सर कैसे, कंपनी के खर्चे कैसे बचते हैं? सिंपल है यार, मान लीजिए कोई पुराना सेटल एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो नया आएगा तो रिक्रूटमेंट का खर्चा, सिलेक्शन का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, फिर आप उसको उतना समय दोगे डेवलप करने के लिए, बात तो वही हो गई घूम फिर के, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में ये कहा जा रहा है कि भैया सिंपल है कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि भैया जब भी आप लोगों को सेलेक्ट करें तो साइंटिफिकली सेलेक्ट करें, है ना। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दें
और जब ट्रेनिंग दे दें तो उनको रिजल्ट शो करने का टाइम प्रोवाइड करें, उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दें। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है इनिशिएटिव। देखिए बेटा, इनिशिएटिव के प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। इनिशिएटिव में देखिए यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज है ना, लेकिन ये बंदा मोटिवेटेड है, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इनिशिएटिव का मतलब है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी नया काम हो रहा है ना, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं उसमें इनिशिएट कर रहा हूं कि हाँ भाई, आई एम इंटरेस्टेड टू परफॉर्म दिस वर्क, प्लीज असाइन दिस टास्क टू मी, एंड दैट इज व्हाट इनिशिएटिव इज, राइट। तो यहां पे हेनरी फ्योल यही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को हमेशा ही अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स लें ताकि उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में बढ़े और उनको अपनी वैल्यू समझ में आए कि हाँ भाई, एक एम्प्लॉय जब इनिशिएटिव लेगा तो मैनेजमेंट भी उसकी वैल्यू करेगा, एंड देन द एम्प्लॉय विल फील वर्थ, है ना, टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मुझे भी लगेगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कुछ किया तो कहीं ना कहीं मैं भी इनके लिए वैल्यू करता हूं, वो फैमिली वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है ना। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वर्कर्स बेटा खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, कि वर्कर्स शुड टेक इनिशिएटिव, आप ऐसा लिख सकते हो कि वर्कर्स शुड टेक इनिशिएटिव, वर्कर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। वर्कर्स को क्या करना चाहिए बेटा, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए भी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, खुद के प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्लान है तो मैं इनिशिएटिव लूं कि भाई उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊं, सिंपल है ना। इससे क्या होगा बेटा, इससे वो एम्प्लॉय भी थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन भी इससे आएगी। समझ गए? जी हाँ सर समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है सर कोई दिक्कत वाली बात। अब अपने आ जाएंगे बेटा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है स्पिरिट डी कॉर्प्स। सर ये इंडियन क्रिकेट टीम की फोटो क्यों लगा रखी है? सिंपल है, भारतीय क्रिकेट टीम कोई मैच जीतती है, कोई वर्ल्ड कप जीतती है, कोई सीरीज जीतती है, कुछ भी जीतती है, क्या किसी एक प्लेयर का हाथ होता है? क्या आप कह देंगे अकेले विराट कोहली साहब ने जितवा दिया, या अकेले सचिन जी ने जितवा दिया, या अकेले महेंद्र जी ने हमको मैच जितवा दिया? नहीं बेटा, उसमें पूरी टीम का, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पिरिट डी कॉर्प्स टीम वर्क की ही बात करता है, इसीलिए ये इमेज लगाई है, क्योंकि टीम वर्क आपके आर्मी में, आपके क्रिकेट में, या किसी भी स्पोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलता है। आप फुटबॉल उठा लो, हॉकी उठा लो, क्रिकेट उठा लो, जितने भी आउटडोर गेम्स है ना जो ग्रुप में खेले जा रहे हैं, सब में आपको, कबड्डी उठा लो, आपको टीम वर्क देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और यहां पे हेनरी फ्योल यही कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एम्प्लॉयज उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट तब करेंगे जब टीम वाली भावना रहेगी कि भैया जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे, हारेंगे भी तो कोशिश करके हारेंगे। ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रख सके, अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर सके, ट्रस्ट, अच्छा ये दोनों कीवर्ड्स नोट कर लेना, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। ट्रस्ट समझ रहे हो, भरोसा, एक दूसरे का भरोसा जीते, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरोसा करें कि हाँ भाई मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम मुझे समझो। इससे क्या होगा बेटा, इससे एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक मैनेजर को हमेशा यह कहना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क। अ मैनेजर शुड ऑलवेज से दैट वी विल डू दिस वर्क, हम ये काम कर लेंगे, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आई विल डू दिस वर्क, है ना बेटा। देखो मैं ये काम कर लूंगा, इसकी बजाय मैं अगर बोलूं हम ये काम कर लेंगे, डिफरेंस आया ना। मैं अहंकार और हम एकता लाता है, आई मैं गलत चीज है, वी और हम ज्यादा अच्छी चीज है। तो यही कहा जा रहा है कि भैया एक मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू दिस वर्क। इससे क्या होगा, इससे भैया
जब आपके मैनेजर का बिहेवियर अच्छा होगा तो आपके अंदर भी कोऑपरेशन की स्पिरिट बनी रहेगी और आप भी अच्छे तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट कर पाओगे, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर यू बच्चा पार्टी इज स्पिरिट डी कॉप्स। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफडब्ल्यू टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है उनका यहां पे दी एंड होता है और अब हम शुरू करेंगे एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एफडब्ल्यू टेलर जी की एक प्यारी सी तस्वीर जो मेरे पीछे आपको नजर आ रही है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका नाम, पूरा नाम। भाई इनके जन्म हुआ मार्च 20 1856 में, देहांत हुआ मार्च 21 1915 में। एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनको जाना जाता था अपने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के प्रिंसिपल्स के लिए। इनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का इनको दर्जा मिला। 2001 में जो एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने इनकी किताब को एक अवार्ड दिया। अवार्ड का क्या नाम था? द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली प्रबंधन की किताब, यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी। समझ गया बच्चा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एफडब्ल्यू टेलर कब जन्मे, कब देहांत हुआ? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के जाने जाते थे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का दर्जा मिला हुआ है। किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 2001 में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक का अवार्ड दिया इनकी किताब को 20वीं सेंचुरी की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलिए तो बेटा एक 10 सेकेंड का ब्रेक, पानी पी लेते हैं, वापस से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं ना यार साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पे। देखिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि यार साइंस से काम लो ना। देखिए हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर में यही फर्क है। हेनरी फ्यूल बच्चों जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करते, वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेटर किया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। जबकि एफडब्ल्यू टेलर जब बात करते हैं बच्चों तो वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एफडब्ल्यू टेलर ज्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है ना, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है ना। तो बेसिकली जो एफडब्ल्यू टेलर है ना, वो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेटर करने की बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर कैसे बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं। और हेनरी फ्यूल पूरे कंपनी को बेटर करने की बात कर रहे हैं। वो जनरल मैनेजमेंट देते हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट देते हैं कि मैनेजमेंट करो लेकिन साइंस के साथ करो, और ये कह रहे हैं कि करो अच्छे से करो। ये डिफरेंस है। तो पहला जो प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसको आप अलग अलग पढ़ के देखिए। साइंस यानी कि साइंस से काम लो, विज्ञान से काम लो, अंगूठा टेकने का काम मत करो। नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट 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 नो 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 रूल ऑफ थंब। कि भैया यहां पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए साइंटिफिक एनालिसिस करके। ठीक है, काम का साइंटिफिक एनालिसिस करिए, रूल ऑफ थंब मेथड पे मत जाइए। इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपकी ह्यूमन एनर्जी बचेगी। अब आप पूछेंगे सर रूल ऑफ थंब क्या होता है? बेटा रूल ऑफ थंब वो चीज होती है जहां पे डिसीजन लिया जाए मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे। तो मैनेजर का पर्सनल जजमेंट जब माना जाएगा तो उसे हम लोग रूल ऑफ थंब कहेंगे। जब आप साइंस, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो उसे हम साइंस कहेंगे। ठीक है, जब आप कॉज, इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तब उसे साइंस कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? तो यहां पे एफडब्ल्यू टेलर यही कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लो वो डाटा के ऊपर लो, कंपैरिजन करो डाटा को, साइंटिफिक एनालिसिस करो काम का, देखो कितना समय लगना चाहिए काम को करने में, देखो कितने मूवमेंट्स लगने चाहिए काम को करने में, देखो कितने रिसोर्सेज चाहिए काम को करने में, देखो कितना वेस्ट कर रहे हो। ये सब कुछ देखने के बाद ही किसी फैसले पे आओ।
मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे मत जाओ, ऐसा यहां पे इनका कहना है। दूसरा प्रिंसिपल यहां पे ये कह रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर की देखो भैया हारमोनी, अब ऐसे ऐसे पढ़ना है आप लोग को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हारमोनी घर पे पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी का मतलब है बेटा एकता में रहो, डिस्कॉर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा। कह रहे हैं एकता में रहो, लड़ाई झगड़ा नॉट, नो, लड़ाई झगड़े को ना कहो, अहिंसा। ठीक है कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एकता में रहो। ठीक है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए यहां पे ये कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा ना बिल्कुल अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कैसे? अभी तक जब हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे ना, तो ओनली मैनेजमेंट की बातें हो रही थी कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। पहली बार आया कि वर्कर को क्या करना चाहिए। देखा आपने? देखा नहीं देखा? अभी तक हम यही देख रहे थे कि मैनेजमेंट को क्या करना है। मैनेजमेंट को एक क्वालिटी लानी है, मैनेजमेंट को स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लाना है, मैनेजमेंट को टीम वर्क करना है, मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना है, मैनेजमेंट को काम बांटना है। लेकिन अब हमने पहली बार वर्कर्स भी सुना। यही फर्क है बेटा एफडब्ल्यू टेलर के कामों में और हेनरी फ्योल के कामों में। आई गेस कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, यहां पे ये भी कह रहे हैं मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ। मेंटल रिवॉल्यूशन बेटा बहुत सिंपल है। आप बच्चे हो ना, आप अभी कहोगे, जब अभी आगे जाओगे और पढ़ोगे तो कहोगे कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है। ये है निगेटिव एटीट्यूड। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि भाई देखो, निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करो ना। निगेटिव एटीट्यूड छोड़ो और पॉजिटिव एटीट्यूड को पकड़ो। तो निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने का नाम ही क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन। हम इसी को तो कहते हैं ना मेंटल रिवॉल्यूशन। तो यहां पे एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आओ, विच मींस वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को थोड़ा इंप्रूव करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। वर्कर्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करें, अननेसेसरी इधर उधर की फर्जी की डिमांड ना करें। मैनेजमेंट वर्कर्स की लगभग हर जो उचित डिमांड है उनका पालन करें। ठीक है, समझ रहे हो? तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भैया ये कहा जा रहा है कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, यानी कि अहिंसा के मार्ग पे चलो भैया, लड़ाई झगड़ा मत करो। और लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो उसमें दोनों की बेहतरी होगी। चलिए, सिंपल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए बच्चों, यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे ये कहा जा रहा है कि भैया देखो, कॉपरेट करो, है ना, कॉपरेट करो, इंडिविजुअलिज्म मत करो, अपना अपना मत देखो। वो आपने पिक्चर देखी ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसा नहीं करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता नहीं, जनता का भी काम हो, अपना भी काम हो। तो इंडिविजुअलिज्म यानी कि सेल्फिश नहीं होना है। यहां पे आपको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और लोगों की भी हेल्प करनी है, सबको साथ मिलके ग्रो करना है। ऐसी बातें एफडब्ल्यू टेलर हम लोग को सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म यानी कि अपना देखो तुम, अपना देखे हम, है ना, अपना अपना देखते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि हेल्प करिए एक दूसरे की। और ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन प्रिंसिपल है बच्चों हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। यहां पे कहा जा रहा है बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स इंपॉर्टेंट हैं और वर्कर्स को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन देम एंड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन को खत्म करो, कोऑपरेशन लेके आओ। कहानी इतनी सी ही है। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, मुझसे यहां पे हजारों बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरा काम क्या है एज अ
टीचर या एज अ मेंटोर कि सिर्फ आपको बीएसटी का सिलेबस पढ़ा के आगे निकल जाऊं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने ऊपर काम करो, आप अपना 100% दो इस पेपर में, क्लास 12 के पेपर में दो, सीयूटी के पेपर में दो, और आगे जो भी पेपर्स आने वाले हैं आप उसमें अपना 100% लगाओ, फुल पोटेंशियल के साथ पेपर दो। फेल हो पास हो देखा जाएगा, देखा जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता बाद में की जाएगी, और फल अपने आप मीठा ही होगा जब आप कर्म अच्छा करोगे, मेहनत करोगे। तो सिंपल है, यहां पे एफडब्ल्यू टेलर भी यही कह रहे हैं कि आप हर एम्प्लॉय को डेवलप करो उसकी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। वही मैं आपसे कह रहा हूं, 6 घंटा पढ़ते हो 6 घंटा पढ़ो, 6 मिनट पढ़ते हो 6 मिनट पढ़ो, लेकिन बेटा अच्छे से पढ़ो। तुम 1 घंटे में 6 मिनट पढ़ो, तुम पूरे दिन में 6 मिनट पढ़ो, जैसे मर्जी वैसे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। वो 6 मिनट भी 6 घंटे के बराबर हो। तुम अपनी एफिशिएंसी पे डेवलप करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। जिस चीज में तुम अच्छे हो ना, उसको और अच्छा करते जाओ। यही यहां पे कहा जा रहा है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा भी, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले, अब आप पूछोगे सर किसी को अच्छा बनाया कैसे जाए, वो बता देता हूं मैं। सिंपल है, देखो सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाए तो साइंटिफिक सिलेक्शन किया जाए वर्कर्स का, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, टेस्ट, सारी चीजें ली जाए। तो सबसे पहले every organization should follow scientific methods of selection of workers and each worker should be scientifically selected। और हर वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। जब आप वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उनको बांटिए, काम बांटिए उनके मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा इंसान है, आप उसको फिजिकल काम दे सकते हो। कोई दिमाग का बहुत तेज है, मेंटल काम दे सकते हो। कोई इंटेलेक्चुअल यानी कि तेज बहुत है, आप उसको वैसा काम दे सकते हो, ठीक है। और लास्ट में ये कहा जा रहा है कि ये सब कर लिया, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, फर्जी के लोगों को सिलेक्ट ही मत करो। दूसरा, जब सिलेक्ट कर लिया तो उनको उनके मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांटो। और थर्ड, काम बांटने के बाद उनको उनके काम पे ट्रेनिंग दो, जॉब ट्रेनिंग दो। तो दैट इज व्हाट बेटा, ये हो गया आपके 9 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया आपके 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और बच्चों हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी आपका मतलब जाना नहीं है, अभी ये मत सोचना कि खत्म कर दिया, अभी तो बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है, सिंपल बचा हुआ है बेटा, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो कि एफडब्ल्यू टेलर साहब ने दी थी। अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें 7 टेक्निक्स आर देयर, तो आप मान के चलो कि 7 पढ़नी है। मैं 9 कह रहा हूं, 9 बस इस वजह से कह रहा हूं, मतलब ऐसे तो 7 ही है ना, मैं आप बढ़ा नहीं रहा हूं, 7 ही है। बस यहां पे सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को एक में माना जाता है। मैं आपको अलग अलग पढ़ा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। और यहां पे मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं आता है, मैंने सोचा मेंटल रिवॉल्यूशन भी आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो डिटेल में वो चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। मतलब कवर सारी चीजें होंगी, 7 हो 9 हो, वो नंबरिंग छोड़ो, मेन चीजें समझने वाली, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले आते हैं फंक्शनल फोरमैन पे। पहली टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, थोड़ी लेंदी है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो आ गई। फंक्शनल फोरमैनशिप एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आता है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आता है। ये लोग जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं फोरमैन। क्या कहते हैं, फोरमैन। और एक नहीं होते, मैन है ना, मैन, MEN, मैन, यानी कि बहुत सारे होते हैं। बेसिकली इनका अलग अलग काम होता है एक फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। चाहे इनको मैनेजर कह लो, चाहे फोरमैन कह लो, यही वो लोग हैं जो फैक्ट्री एम्प्लॉइज के कांटेक्ट में रहते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, यही वो लोग हैं, ये फोरमैन ही वो लोग हैं जो उन वर्कर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। और इस लहजे से ये लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं बच्चों। अब फंक्शनल फोरमैन होते क्या हैं, क्या काम होता है, क्या नाम होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला आता है बेटा फैक्ट्री मैनेजर, जो आपके पूरे फैक्ट्री का मैनेजर होगा, करेक्ट है। इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर ने अपना काम 2 लोगों को बांटा,
पहला प्लानिंग करने का काम कि भैया तुम करो प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग, और दूसरा काम बांटा प्रोडक्शन इंचार्ज को, ये देखेगा एक्चुअल प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लानिंग वाला सिर्फ प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन वाला देखेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आते हैं 4 लोग, 1 2 3 और 4, और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी आते हैं 4 लोग, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये सारे बंदे, ये सारे लोग मिलते हैं वर्कमैन से, मतलब ये सारे वर्कर्स से या वर्कफोर्स से डायरेक्टली टच में होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके सर। अब देखो हमें क्या करना है ना, हमें बस मतलब समझना है कि ये सारे लोग करते क्या हैं बेसिकली। चलिए ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि सारे सारे बंदों का काम क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। बेसिकली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कमैन को एक कार्ड देता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होता है, ठीक है, सिंपल है। मतलब कुल मिला के इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को ना इंस्ट्रक्शन देता है कि काम कैसे कैसे होना है, दैट्स ऑल। इन नाम से पता लग रहा है इंस्ट्रक्शन देने वाले बंदे को इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कहते हैं। 2 रूट क्लर्क। बेटा रूट क्लर्क की बात हो रही है जहां पे असेंबली लाइन होगी। बेटा असेंबली लाइन का मतलब है, असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस लंबी हो। देखिए कोई भी प्रोडक्ट को बनने में ना बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस का वो होता है, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस के जरिए ही कोई प्रोडक्ट तैयार हो पाता है। सिर्फ एक ही बार आप उसको बना के नहीं कर सकते, पूरी प्रोसेस लगती है बनाने में, और उसी प्रोसेस को अपन असेंबली लाइन कहते हैं फैक्ट्री के अंदर। रूट क्लर्क बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले क्या होना है ना, फिर दूसरा नंबर पे क्या होगा, तीसरा पे क्या होगा, चौथा पे क्या होगा, ये प्रॉपर रूट बताता है एम्प्लॉइज को। एंड दिस रूट इज टू बी फॉलोड फॉर द सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क। ठीक है, कि पहले मान लीजिए आप कुरकुरे बना रहे हो तो पहले क्या होगा, मान लीजिए चिप्स बना रहे हो, पहले क्या होगा, पहले आलू आएंगे, फिर उनको छीला जाएगा, छीला कहां जाएगा, वहां छीला जाएगा, फिर उधर से आलू इस वाली मशीन से इधर आएंगे, फिर वो धोए जाएंगे। आप समझ रहे हो, पूरा रूट बताने का काम रूट क्लर्क का होता है। टाइम एंड कॉस्ट नाम से पता लग रहा है, टाइम वाला बताएगा कि कितना समय में एक काम होना चाहिए, कॉस्ट वाला बताएगा कितना खर्चा होना चाहिए एक यूनिट को बनाने में। डिसिप्लिनेरियन बताएगा डिसिप्लिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, सारी चीजें, आना कब है, जाना कब है, ब्रेक कब है, पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, कब जाना है, कब इंटरवल है, सारी चीजें, छुट्टी कैसे मिलेगी, सब। स्पीड, अब ये तो हो गई भाई प्लानिंग, तो ये 4 बंदे मिलके करते हैं प्लानिंग। अब आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के स्पीड बॉस में। ये चेक करता है कि एक काम को करने की कितनी स्पीड सही है। यानी कि अगर ये कहा गया कि एक दिन में 10 यूनिट बननी चाहिए, तो ये स्पीड बॉस देखता है कि एक दिन में 10 यूनिट बन रही है कि नहीं बन रही है। गैंग बॉस, हर ग्रुप का एक लीडर होता है जिसको हम लोग गैंग बॉस कहते हैं, वो उस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करवाने में हेल्प करता है। रिपेयर बॉस मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने का काम करता है ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, कोई मशीन खराब ना हो। नाम से पता लग रहा है रिपेयर बॉस। लास्ट में है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा कि काम सारा का सारा वर्कर्स के द्वारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटा ये 8 लोग मिलके वर्कमैन से काम निकलवाते हैं। सर अभी आपने हमको पढ़ाया था यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, अब यहां पे कह रहे हो कि एक सबऑर्डिनेट को 8 लोग ऑर्डर देंगे। हां जी बेटा, यही फर्क था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर में। हेनरी फेयोल एक तरफ कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे, है ना, और यहां पे देखिए क्या है, 8 सुपीरियर्स हैं ऑर्डर देने के लिए। यानी कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लिख देता हूं यहां पे, आप भी नोट कर सकते हो, नोट कर ही लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दिस
टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। समझ रहे हो, ये जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। दैट्स ऑल। आगे आते हैं बेटा अपने सेकंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में ये कहा जा रहा है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, सबके स्टैंडर्ड पहले ही सेट कर लो, सबके बेंचमार्क पहले ही सेट कर लो, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते रहो। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, अब चाहे टाइम के स्टैंडर्ड हो, कितना समय लगेगा पहले ही डिसाइड कर लो, कितने रॉ मटेरियल लगेंगे पहले डिसाइड कर लो, कितनी मशीन लगेगी पहले डिसाइड कर लो, किस तरीके का रॉ मटेरियल होगा, किस तरीके की मशीन होगी, किस तरीके का प्रोडक्ट बनना है, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिचुएशन होगा, ये सब आप कुछ पहले ही डिसाइड करना होता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क बन जाते हैं। इन्हीं बेंचमार्क को एडहर करके आपको प्रोडक्शन करना है। सर एग्जांपल दे दीजिए। बहुत सिंपल है बेटा, मान लीजिए मैं खाना बना रहा हूं, मेरे को है कि आज मुझे पनीर बनाना है, तो मेरे माइंड में एक स्टैंडर्ड होगा कि हाँ भाई, मैं जो पनीर यूज करूंगा ना, वो अमूल का ही पनीर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली रॉ मटेरियल का क्वालिटी डिसाइड कर लिया है मैंने। ठीक है ना, उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मेरे को जब प्रोडक्शन करना है तो पनीर अमूल का ही लाऊंगा, ये देखना होगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में यही कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसको थर्ड नहीं कहेंगे, इसको सेकंड वाले का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखिए मान लीजिए आप बनाते हैं येलो शर्ट्स। ठीक है, आप बनाते हो ग्रीन शर्ट्स, आप बनाते हो रेड शर्ट्स, और आप बनाते हो ब्लू शर्ट्स। मैं ये कह रहा हूं सिंपली कि ब्लू वाली मार्केट में नहीं बिक रही है। सवाल पूछता हूं आपसे, घर पे बैठ के जवाब दो। बताओ बेटा, अगर ब्लू वाली मार्केट में नहीं बिक रही, आप 4 रंगों की शर्ट बना रहे हो, तो क्या आगे बनाओगे या प्रोडक्शन रोक दोगे? नहीं ही बिक रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, नहीं लोग खरीद रहे हैं, ब्लू कलर ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बनाओगे या प्रोडक्शन रोक दोगे? आप ये कहोगे कि बेटे सर मैं तो प्रोडक्शन रोक दूंगा सर, मैं क्यों बनाऊंगा सर, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, अपना पैसा क्यों वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही बात है, आप अपना पैसा क्यों वेस्ट करोगे, रोक दोगे ना। बस यही ये एफ.डब्ल्यू. टेलर भी यहां पे यही कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो भी अगर आप ऐसा सामान बना रहे हो जो अननेसेसरी टाइप का है, साइज का है, डायमेंशन का है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। कि अगर ऐसा कोई सामान बना रहे हो जो अननेसेसरी है, जो अननेसेसरी साइज का है, टाइप का है, डायमेंशन का है, कलर का है, फीचर का है, बंद करो, मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है बनाने का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट एट एलिमिनेटिंग अ रिडंडेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंप्लीफिकेशन में कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हो तो तुरंत एलिमिनेट करो, इससे आपका पैसा बचेगा, मशीन का, लेबर का, टूल का, और इससे आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं फर्जी का सामान बना रहा था और अपने स्टॉक को बढ़ा रहा था क्योंकि वो बिक तो रहा नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊंगा उसको। ठीक है, तो इससे मेरी इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी, मैं अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, और मेरा टर्नओवर भी बढ़ेगा। सिंपल कहानी, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा दो टेक्निक्स हो गए। पहला हो गया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है आपका मेथड स्टडी। ठीक है, चलिए बच्चों, मेथड स्टडी में देखिए क्या कहा जा रहा है। मेथड स्टडी में यह कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनका एक बेस्ट मेथड होगा काम करने का, उस काम को करने का बेस्ट मेथड होगा, वो ढूंढिए। मेथड स्टडी में यही हो रहा है कि ये स्टडी की जा रही है टू फाइंड आउट वन विगरस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। एक जॉब को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, ये ढूंढो। बेस्ट तरीका ढूंढने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करो। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है, देखो भैया, रॉ मटेरियल को खरीदने से, जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, तो वही कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके
प्रोडक्ट को बनाने से लेके प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाने तक जितने भी काम हो रहे हैं सबका बेस्ट मेथड ढूंढो। एक चीज का बेस्ट मेथड नहीं, हर चीज का बेस्ट मेथड कि भैया रॉ मटेरियल अगर आ रहा है तो कहां से आएगा, कैसे आएगा, ट्रक से आएगा, कार से आएगा, बाइक से आएगा, ओला उबर से आएगा, ट्रेन से आएगा, फ्लाइट से आएगा, कहां से आएगा। कुल मिला के बच्चों यहां पे यही चीज पूछी जा रही है कि यही चीज कही जा रही है कि हर चीज का अपना एक मेथड फिक्स होना चाहिए, है ना। और यहां पे असेंबली लाइन की बात भी एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं। असेंबली लाइन मैंने आपको पहले ही बता दिया। असेंबली लाइन बेसिकली एक तरीके का क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो आप फैक्ट्री में असेंबली लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं भैया मोशन स्टडी की। ये आपका हो गया चौथा प्रिंसिपल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोशन स्टडी में ये कहा जा रहा है कि किसी भी काम को करते समय वर्कर्स जो होते हैं वो कुछ मूवमेंट्स करते हैं, कुछ मोशंस करते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को रखना, उठाना, बैठना, है ना, दौड़ना, चलना, खिसकाना। किसी भी काम को करने में बहुत सारे मोशंस लगते हैं। मोशन स्टडी पर्टेन्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, है ना, वाइल डूइंग अ कन्वेंशनल जॉब। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ये नहीं कह रहे हैं कि मूवमेंट्स को देखो, एफडब्ल्यू टेलर ये कह रहे हैं कि जो काम के मूवमेंट्स हैं वो तो होने दिए जाए, जो फर्जी के मूवमेंट्स हैं, जो रैंडम मूवमेंट्स कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज, उनको एलिमिनेट किया जाए। मान लीजिए हमारे वर्कर्स 10 में से 7 चीजें काम की कर रहे हैं, 3 चीजें बेकार की कर रहे हैं, तो इन 3 चीजों को पहले ढूंढा जाए और फिर उनको एलिमिनेट किया जाए, ताकि किसी भी जॉब को करने में समय जो है वो कम से कम लगे। तो ये हो गया मोशन स्टडी। अगला आता है टाइम स्टडी। सिंपल है, एक काम को करने का बेस्ट या कन्वेंशनल टाइम क्या होना चाहिए। कन्वेंशनल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब। एक काम को करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम क्या होगा। और टाइम देखने के लिए आप अलग अलग रीडिंग्स ले सकते हो। यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि टाइम स्टडी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ टास्क, कि कोई काम कितनी देर में किया जाना है और कितनी बार होना है। जैसे बेटा मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब आप जैसे YouTube पे तो अभी क्या हो रहा है, वन शॉट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, कल को क्लासेस भी चलेंगी, नो डाउट। बट अगर बात करता हूं मैं बैचेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको ये चीज बताई कि यार बैच के अंदर क्या होगा, बैच के अंदर आपको टाइम फिक्स है कि इतने बजे ये टीचर आएंगे और हमको ये पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या चीजें, वो सारी चीजें फिक्स है। तो बैच के अंदर की बात की जाए, एक जैसे मान लीजिए मैं हूं तो फ्रीक्वेंसी मतलब मैं कितनी बार वो काम कर रहा हूं, तो मैं क्लास डेली ले रहा हूं, ठीक है, डेली ले रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली है, डेली। और वॉल्यूम क्या है, भाई मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं, डेली ले रहा हूं 1 घंटे की क्लास। आप 4 टीचर की क्लास ले रहे हो, 4 घंटे की पढ़ाई मिल रही है बैच के अंदर। आप सीयूटी की तैयारी भी अभी से कर रहे हो, जीटी इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो और क्लासेस चल रही है, मजा आ रही है पढ़ने में, ठीक है। तो बेटा इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किसी काम को कितने दिन में या कितनी महीनों में या सालों में या जो है आवर्स में कंप्लीट किया जाना है, ठीक है। ये होती है टाइम स्टडी। चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा अपना थर्ड लास्ट पे, जो कि है फटीग स्टडी। देखिए फटीग स्टडी में ये कहा जा रहा है कि एक वर्कर जब लगातार काम करता रहता है, वर्कर छोड़ो बेटा, जब मैं लगातार काम करता रहूं, आप लगातार पढ़ते रहो, आपके स्कूल के टीचर जब लगातार पढ़ाते रहें, तो थक तो हर आदमी जाता है। यही कहा जा रहा है कि जब एक इंसान लगातार काम करता रहता है बिना रुके, बिना रेस्ट लिए, बिना ब्रेक लिए, तो वो थक जाता है मेंटली भी और फिजिकली भी। करेक्ट। अगर आप उसको छोटे छोटे ब्रेक देते रहोगे तो उसकी एनर्जी वापस आ जाएगी और वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। करेक्ट है। एफडब्ल्यू टेलर यहां पे ये कह रहे हैं कि पता लगाओ कि कितना रेस्ट देना चाहिए। आप समझ रहे हो, एफडब्ल्यू टेलर टाइम के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे हैं, एफडब्ल्यू टेलर मोशंस के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे हैं, एफडब्ल्यू टेलर ब्रेक्स के बारे में भी पता लगाने के लिए कह रहे हैं कि बताओ हमारे वर्कर्स को कितना ब्रेक चाहिए, ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि एक इंसान को अ पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू फील टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। एक इंसान को थकान हो सकती है, अगर वो रिलैक्स ना करे तो उसको थकान हो सकती है, ठीक है। एक इंसान को थकान हो सकती है अगर वो रिलैक्स ना करे। जब उसको रेस्ट मिलता है, जब उसको ब्रेक मिलता है, तो वो अपनी वाइटैलिटी को रिकवर कर लेता है, अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है और दोबारा से काम करता है विद द सेम कैपेसिटी, दोबारा से काम कर लेता है।
इससे उसकी पोटेंसी इंप्रूव होती है। फटीग स्टडी में बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर ये कह रहे हैं कि देखो भैया, रेस्ट इंटरवल का पता लगाओ, एक काम को करने में कितने रेस्ट देने चाहिए एक एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय को कितने रेस्ट दे ताकि उनकी पोटेंसी इंप्रूव हो सके, वापस उतनी ही एनर्जी से वो काम कर सके। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यहां पे ये कहा जा रहा है, बहुत सिंपल है कि देखो भैया, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, तो उसको पैसे ज्यादा मिले, और अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी कम है तो उसको कम पैसे मिले। मैं बिल्कुल कम शब्दों में आसान भाषा में आपको चीजें समझा रहा हूं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द वर्कर इज पेड अ लो रेट इफ ही फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर एक बंदा सही समय पे अपने लेवल ऑफ आउटपुट को रीच नहीं कर पाता है, कम पैसा दो। अगर एक इंसान स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव कर लेता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसको हाई रेट दो, प्रोडक्शन का ज्यादा पैसा दो। ठीक है बच्चों, टेलर का मानना यह था कि लोगों को उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। टेलर का मानना यह था कि वर्कर शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसीज। करेक्ट। चलो नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है भैया मेंटल इवोल्यूशन। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मेंटल इवोल्यूशन में यही कहा जा रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करो और सबका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक दूसरे को फुली कोऑपरेट करें। ये टेक्निक कह रही है बेटा, शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, कि एटीट्यूड दोनों का बेटर हो। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट को एहसास हो कि वर्कर्स इंपॉर्टेंट हैं, वर्कर्स को एहसास हो कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और फुल पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन के साथ दोनों काम करें। इससे ऑर्गेनाइजेशन के ही प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे। समझ गए बच्चों? तो ये हो जाता है यार आपका मेंटल रिवॉल्यूशन के साथ ही साथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी खत्म। तो बेटा ऑलमोस्ट लगा लेते हैं, तो 1.25 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में आप लोगों ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर के 7 टेक्निक्स और 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए। ठीक है, तो 14 4 18 और 7 लगभग हो गया कितना, लगभग 25-26 चीजें आप लोगों ने यहां पे कवर कर ली है, मेंटल इवोल्यूशन को जोड़ लिया जाए तो। ठीक है, और आई होप कि बच्चा पार्टी ये वन शॉट्स जो आपके लिए सारे टीचर्स लेके आ रहे हैं, ये आप लोगों के बहुत काम आ रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बेटा दिस इज द टाइम जहां पे आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि यार YouTube पढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम सारे टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, बट इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन फॉर योर लाइफ, अगर आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो कि आपके अश्योर करना चाह रहे हो बात, ये देखो, एक होती है दुविधा, एक होता है संकोच, और एक होता है फैसला ले लिया कि भैया 95% आएगा, इसमें ना कोई दुविधा है ना कोई संकोच है, देन आपको डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आती है बेटा रेगुलरिटी से। अगर मैं कोई काम आज करूं, कल ना करूं, परसों ना करूं, फिर 2 दिन बाद करूं, तो उस पर कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाऊंगा। जो काम मैं रोज करूंगा उसमें मैं डिसिप्लिन हो पाऊंगा, अनुशासित रह पाऊंगा। एंड रोज आपके लेवल पे देखा जाए तो आपका काम क्या है, रोज पढ़ना। तो वही मैं कह रहा था कि भाई सुबह तो स्कूल हो रहा है, शाम का टाइम क्या किया जाए, छुट्टियों में क्या किया जाए, और कोई बच्चा तो हो सकता है स्कूल रेगुलरली ना जा रहा हो, तो क्या किया जाए। तो भैया आपके पास एक बेस्ट, मैंने बताया आपको हमेशा से ही कि बेस्ट तरीका है, वो भैया आपके सामने ये है। क्या है सर? वो आपके सामने है महापैक, जिसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। फायदे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कूपन कोड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं कि कहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखो, सबसे पहले ना क्या करना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वन शॉट की जरूर से जरूर देख लेना। साथ ही साथ जैसे ही यहां पे जाओगे ना वेबसाइट पे, तो यहां पे साइन अप लॉगिन आईडी वाईडी डाल देना एप्लीकेशन पे। लास्ट में राइट हैंड साइड पे स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहां पे ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीयूटी यूजी के साथ सीयूटी कॉमर्स में जाओ, और यहां पे आपको सीयूटी का महापैक मिल जाएगा। ये देखिए, महापैक का जो इनिशियल रेट है वो 17,999। अब मैं आपको बेस्ट कूपन कोड बताता हूं। कूपन कोड है Y769। जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं कि लो भैया 14,940 रुपए का ये आपका मिल रहा है। और वैलिडिटी भैया इसमें आपको 16 महीनों की वैलिडिटी मिल रही है। 16 महीने समझ रहे हो कि भैया 12 महीने तो है ही है, 1 साल तक तो है ही है, और आपको 4 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो वैलिडिटी की कोई कमी नहीं है, किताबें घर तक पहुंच रही हैं, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंच रही हैं।
टॉपर से के साथ आप बातचीत कर रहे हो, हर CUT के बैचेस का एक्सेस मिल रहा है और प्राइस आपको भैया पता लग गया है, दैट इज ये, और कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। तो आई गेस कि आप अपने लाइफ के लिए राइट डिसीजन लेने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहा है एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वन शॉट में बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।